गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 1 अगस्त 2021 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आपके लिए कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स में हमेशा के लिए आपके लिए लेके आया हूं। तो आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले एक बार देख लेते हैं। आज नंबर ऑफ टॉपिक्स थोड़े से ज़्यादा हैं, तो कुछ टॉपिक्स में मैं बारे में डिटेल में नहीं जाऊँगा, कुछ टॉपिक्स को बिल्कुल सरफेस के ऊपर करूँगा, लेकिन कुछ टॉपिक्स में मैं थोड़ा डिटेल में जाने की कोशिश करूँगा। चलिए, तो पहला हम लोग जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट के बारे में बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में एक बहुत शानदार यहाँ पे एक डिसीजन दिया है, कुछ स्टेटमेंट बोली है, उसके बारे में बात करेंगे फ्रॉम जीएस पेपर 2। अगला जो है नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया। कोई खास इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, लेकिन खुद मैं क्योंकि फिल्मों का शौकीन हूँ इसलिए मुझे लगा कि आपको इसको इंक्लूड कर देना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, कुछ हिडन आर्टिकल्स होते हैं जिसे जो हमें लगता नहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते, लेकिन यूपीएससी वहाँ से क्वेश्चन बना देता है। अगला है जी इंडिया श्रीलंका रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे जीएस पेपर 2 में। हालांकि आर्टिकल बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा इसमें डिटेलिंग डालने की कोशिश की है, तो इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो मिस बिल्कुल भी मत करना। अगला रहेगा ये इंडिया एज यूएनएससी प्रेसिडेंट, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट बना है इंडिया भी 1 महीने के लिए। इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे फ्रॉम जीएस पेपर 2। हर्ड इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे कि इंटरव्यू लिया गया है, उस इंटरव्यू के बारे में ही थोड़ी डिटेलिंग देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इंडिया में जो सीरियस सर्वे किया जा रहा है उसमें पता लगा है कि बहुत सारे लोग इंडिया में इन्फेक्टेड हो चुके हैं ऑलरेडी। तो क्या उससे हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है, क्या थर्ड वेव को काउंटर कर सकता है, हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, थोड़ा इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे फ्रॉम जीएस पेपर 3। अगला जो चैप्टर रहेगा दैट वुड बी अबाउट द मिड लाइफ क्राइसिस फॉर द सन, तो थोड़ा साइंस एंड टेक का पोर्शन है, सन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और अगला रहेगा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दो जो है इंडिया श्रीलंका रिलेशनशिप और ये सेंट्रल बैंक डिजिटल जो करेंसी है, बहुत ज़्यादा दो आज के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कुछ कॉम्प्लीमेंट्री आर्टिकल्स भी आपको दूंगा मैं, जब अपने आप से पढ़ सकते हो। चलिए, तो पहली बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने देखिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट, पहले बोलते थे ना कि उसको जो है आजीवन कारावास हो गया है, तो फिल्मों में भी सुनते थे आजीवन कारावास। मुझे ऐसा लगता था कि आजीवन कारावास का मतलब होता है कि आदमी की आखिरी सांस तक वो जेल में ही रहेगा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब ये होता है। लेकिन फिर मुझे कुछ कानून के जो जानकार हैं दोस्त, उन्होंने बताया कि देखो उसका मतलब होता है 14 ईयर्स लाइफ इम्प्रिजनमेंट का। और इंडिया के जेल सिस्टम में एक और दिक्कत होती है, यहाँ पे 1 साल माना जाता है दिन और रात, मतलब डे एंड नाइट को ना 2 दिन माने जाते हैं, तो 12 घंटे का दिन होता है जी। तो मतलब जिसको 14 साल की सजा होती है वो 7 साल में ही बाहर आ जाता है इफेक्टिवली। और इन 7 साल में भी वो बहुत बार पेरोल पे आ जाता है, 7 साल में से 3 साल तो वो कम से कम पेरोल पे ही रहता है, अपनी फैमिली के पास वापिस आ जाता है, तो 4 साल इफेक्टिवली वो जेल में स्पेंड करता है। तो थोड़ा सा हमारा कानून का सिस्टम ऐसा ही है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस लाइफ इम्प्रिजनमेंट के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस होते रहे, उसी को मान लेके थोड़ा सा ये मामला है। देखिए, एक सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसको लीड जो है यू ललित जो हैं, बहुत शानदार जस्टिस हैं, जज हैं, उन्होंने कहा है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब नॉर्मली ये बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसका मतलब होता है मीन्स प्रिजन टिल डेथ। जब तक कोई इंसान की नेचुरल डेथ नहीं होती, दैट इज द नॉर्मल मीनिंग ऑफ इम्प्रिजनमेंट, अनटिल एंड अनलेस that sentence is reduced by the authority। ठीक है, तो once a convict is sentenced to life the prison sentence of his other crimes। देखिए ये मामला यहीं पे फंसता है, आपको जब एक बार लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी उसके बाद आपको और इम्प्रिजनमेंट नहीं मिल सकती। देखिए कर्नाटका हाई कोर्ट का केस है, सॉरी ट्रायल कोर्ट का, कर्नाटका ट्रायल कोर्ट में इन्होंने क्या किया कि किसी एक आदमी था कोई, उस आदमी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली हुई थी, उन्होंने कहा कि देखिए नहीं लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो ठीक है, आपको 10 साल से जेल में और बिताने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि तुम पगला गए हो क्या, ट्रायल कोर्ट को बोल रहे हैं। जब एक आदमी ने को ऑलरेडी लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल चुकी है, सेंटेंस ऑफ लाइफ मिल चुका है, तो वो उसके बाद 10 साल और कैसे स्पेंड करेगा, सोचने की बात है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब ही होता है प्रिजन टिल डेथ, तो मतलब मरने के बाद भी आप उसकी डेड बॉडी को 10 साल की सजा और दोगे क्या तो ये ट्रायल कोर्ट के जो ये आदेश दिया था ट्रायल कोर्ट ने, उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन की है कि भैया आप और जितनी बाकी सजाएं हैं, आपने एक बार एक क्राइम कर दिया जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट आपको मिल गई, उसके बाद जितने भी आपने सब क्राइम किए हैं वो उस लाइफ इम्प्रिजनमेंट के अंदर अपने आप ही आ गए हैं, कनकरेंटली आ गए हैं। तो लीगल पोजीशन आज के समय में कानून की यही है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है सेंटेंस फॉर द रिमाइंडर ऑफ द लाइफ ऑफ द ऑफेंडर, अनलेस ऑफ कोर्स द रिमेनिंग सेंटेंस इज कम्यूटेड और रिमिटेड बाय द अथॉरिटी। मतलब अगर गवर्नमेंट
देखिए गवर्नमेंट ने अगर उसकी लाइफ को, उसको इम्प्रिजनमेंट को कम कर दिया, रिमिट कर दिया, वो तो अलग बात है, लेकिन उसके अलावा अगर गवर्नमेंट नहीं करती है तो एक आदमी को आखिरी सांस तक जेल में रहना पड़ेगा, ठीक है, तो उसको गंगाजल जेल में ही दिया जाएगा। कानून में जो, अगर मैं इंडियन पिनल कोड की बात करूं तो उसके अंदर जितनी भी सजाएं हैं इंडिया में, चाहे वो डेथ सेंटेंस हो, चाहे वो लाइन इन्फ्रिजनमेंट हो, वो सारी की सारी सेक्शन 53 में लिखी गई हैं, लेकिन सेक्शन 15 के अंदर ऑफ आईपीसी स्पेशली लाइफ इम्प्रिजनमेंट के बारे में बात की गई है। ठीक है जी, चलिए। तो नायब सिंह स्टेट ऑफ पंजाब एंड ओर्स के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कंफ्यूजन दूर कर दिया था कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है, क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि मिनिमम 14 साल की और मैक्सिमम जब तक उसकी डेथ नहीं होती है, अनटिल द डेथ ऑफ द पर्सन इन प्रिजन, दैट इज द मीनिंग ऑफ द। पहले लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता था, लाइफ इन प्रिजन का मतलब 20 साल होता है या 14 साल होता है, 30 साल होता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया था इस केस में, इसलिए केस इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए एग्जाम के लिए, कि भैया लाइफ इन प्रिजन का मतलब है दैट पर्सन विल रिमेन इन द जेल टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ हिज लाइफ अनटिल एंड अनलेस दैट सेंटेंस इज कम्यूटेड और रिमिटेड बाय द अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब गवर्नमेंट। अगर उस आदमी का बिहेवियर अच्छा रहता है, या उसकी एज उसकी ज्यादा हो गई है, या उसकी फैमिली में उसको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, वही सोल लर्नर है, मतलब बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से सरकार जनरली लोगों के लाइफ इम्प्रिजनमेंट को कम कर देती है। तो 14 साल के बाद ऐसा देखा गया है कि सरकार जनरली छोड़ देती है प्रिजनर्स को। मतलब इतने साल आप रखने के बाद उसको क्या ही करोगे, हमारी जेल में पहले ही बहुत भीड़ भड़ाका है, तो अगर आपका बिहेवियर अच्छा है, अगर सरकार को लगता है कि ये बाहर अगर जाएगा आदमी सोसाइटी के लिए खतरा नहीं है, ये रिफॉर्म हो चुका है, तो उसको कम्यूट कर दिया जाता है। चलिए जी, अगली जो न्यूज आती है वो आती है NAFI से। कुछ दिन पहले भी ये न्यूज में था, जब मुन्ना भाई MBBS की जो ओरिजिनल जो कॉपी थी वो NFI को दी गई थी। तो उस टाइम भी मैंने सोचा था ये NFI एक आई है क्या, तो फिर मैंने आज फिर न्यूज़ में आया तो मुझे लगा, तो क्योंकि बार बार न्यूज़ में आ रहा है तो इसलिए आपको करवा देना चाहिए, क्योंकि इस तरह के कुछ हिडन टॉपिक्स होते हैं जहाँ से UPSC खोजने की कोशिश करता है कई बार क्वेश्चंस, और हमारी आंखों के सामने से निकल जाते हैं, बड़े बड़े टॉपिक पे फोकस करते रहते हैं, छोटे टॉपिक निकल जाते हैं। चलिए देखिए, पहले आपको ये बता दूं कि NFI का मतलब क्या है। इसका मतलब होता है नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया। आर्काइव का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे अपनी फाइल्स को सेव करते हो, जैसे आपके जो व्हाट्सएप मैसेज आते हैं वहाँ पर भी आर्काइव होता है, आपके जो ईमेल्स होते हैं वहाँ पे भी आर्काइव होता है। आर्काइव का मतलब होता है अ प्लेस वेयर समथिंग इज स्टोर्ड, इधर यूर मैसेजेस और सम अदर मटेरियल। तो ये पुणे में बेस्ड है, इसका हेडक्वार्टर पुणे में है। प्रीलिम्स के लिए आपको पूछ सकता है वो क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप वनडे एग्जाम वगैरह देते हो तो वहाँ तो पूछ ही सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका काम क्या है, इसका काम होता है कि हमारी कंट्री में जो फिल्म रेपोजिटरी का काम होता है उसको स्टोर करना, जो अच्छे पीस होते हैं। ऐसा नहीं है ऐसे कोई भी आरी गहरी मूवी किसी को भी स्टोर कर लेते हैं, है ना। भैया कोई शानदार जो मूवी होती है जिसका हमारे कल्चर में, जिसका हमारे सिनेमा में एक अच्छा योगदान होता है, उनको ये स्टोर करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने अभी तेलुगु सिनेमा की 450 ग्लास स्लाइड्स को स्टोर किया है, तेलुगु सिनेमा की। ये ग्लास स्लाइड का मतलब क्या होता है, जो एक तो देखिए, जो आप पहले क्या फोटो खिंचवाते थे ना, तो उसमें नेगेटिव होता था, वो छोटी सी रील होती थी नेगेटिव, और एक होता है पॉजिटिव जो उसका बड़ा पोस्टर होता है। तो ये जो पॉजिटिव जो फिल्म होती थी ना इसकी, नेगेटिव नहीं, याद रखना, यहाँ पे नेगेटिव स्टोर नहीं करते हैं, पॉजिटिव स्टोर करते हैं। तो इस तरह का होता है ये, जैसे ये पॉजिटिव है, इसको ग्लास के बीच में स्लाइड में एक एल्बम टाइप का होता है बेसिकली ये, ठीक है, इसको स्टोर कर दिया जाता है। तो इसको ही स्टोर किया है 70 तेलुगु फिल्म्स की उनको स्लाइड्स को बिटवीन 1939 टू 1959। तो इम्पोर्टेंट है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था, इट वाज एस्टेब्लिश्ड एज ए मीडिया यूनिट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये आपको ये पता होना चाहिए। 1964 में इसको एस्टेब्लिश किया था। एंड इट इज ऑल्सो मेंबर ऑफ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द फिल्म आर्काइव, जो इंटरनेशनली है वो भी स्टोर करती है दुनिया भर से फिल्में। और इसके रीजनल ऑफिस भी हैं, जैसे बेंगलोर में है, कलकत्ता में है और त्रिवेंद्रपुरम में है। 2003 में आई गेस इसमें आग लग गई थी, और बहुत सारी फिल्मों के जो ओरिजिनल रिकॉर्ड्स हैं वो जल गए थे, जिसमें जैसे राजा हरिश्चंद्र, वो इतनी लेजेंडरी मूवी है ना, वो भी जल के राख हो गई थी। बहुत सारी फिल्में इसमें जल गई। इवन कुछ साल पहले कैग ने एक रिपोर्ट निकाली थी, कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि 31,000 रिकॉर्ड जो है वो हमारे यहाँ पे खराब हो चुके हैं या जल चुके हैं। मतलब देखो यार, सोचने की बात है, किसी ने मेहनत करके इतनी फिल्म बनाई, उसने आपको ट्रस्ट करके दिया कि आप इसको स्टोर करोगे, प्रिजर्व करोगे, लेकिन यहीं पे आपने आग ही लग गई इसमें। आप इतना प्रोटेक्ट नहीं कर सकते क्या यार,
है ना? मतलब देखो सोचने की बात है, मंडियों में जो है वो गेहूँ और चावल चूहे खा जाते हैं, है ना? यहाँ आर्काइव में हमारी फिल्मों में आग लग जाती है। तो क्योंकि ये आर्काइव जो होते हैं, ये इसमें जो कुछ नाइट्रोजन कुछ ऐसा मटेरियल यूज किया जाता था जो इनफ्लेमेबल होता है। तो गर्मी वर्मी की वजह से आग लग जाती है, एसी खराब हो जाते हैं, वहाँ पे स्टोरिंग जो कूलिंग होता है ना? तो यार ये प्रॉब्लम्स तो हैं, थोड़ा देखना पड़ेगा इनको। आप जब ऑफिसर बनोगे, अगर आपको कभी चार्ज मिलता है इस तरह की चीज़ों का, तो डेफिनेटली आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप अच्छे से इसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है? चलिए, तो श्रीलंका और इंडिया के रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। भैया हमारा रिलेशनशिप ना बहुत हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है। कल ही मैंने आपको क्लास में कराया था, चोला एम्पायर के बारे में करवाया था, है ना? चोला एम्पायर देखो, आपको पता है सिर्फ इंडिया में ही नहीं, श्रीलंका में पूरा चोला रूलर हुआ करते थे, है ना? राजेंद्र चोला और वो जो भी थे। तो श्रीलंका के अंदर तमिल लोग बहुत बहुत पहले से हैं, मतलब 800 1000 साल से लगभग तमिल लोग रह रहे हैं। तो तमिल लोगों की एक अच्छी खासी पॉपुलेशन है श्रीलंका के अंदर। आपको दिखा देता हूँ परसेंटेज यहाँ पे क्या है। देखिए, ये पूरा श्रीलंका है। इस श्रीलंका में जो ये आपका नॉर्थ और ये जो नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है, यहाँ पे आते हैं श्रीलंकन तमिल्स, डोमिनेट करते हैं यहाँ पे। और 11-12% जो है वो श्रीलंकन तमिल जो है श्रीलंका के अंदर हैं। उसके अलावा 4.2% जो है वो इंडियन तमिल्स हैं। उसके बाद जो 9.2% वो श्रीलंकन मूर हैं, ये मतलब मुस्लिम्स कह सकते हो। और बाकी जो है क्रिश्चियंस और वो सब हैं। 75 के लगभग जो है वो सिनलीज हैं, और ये मोस्टली बुद्धिस्ट हैं, ठीक है? तो क्योंकि बुद्धिज्म ही यहाँ का मेन रिलीजन है, मेजोरिटी रिलीजन है। तो ये आप थोड़ा सा देख सकते हो। तो यहाँ पे और यहाँ पे जो है तमिल्स कंट्रोल करते हैं। थोड़ा सा आपको मैं हिस्ट्री आज बताऊंगा इसकी, डोंट वरी। कोलंबो जो है इसकी कैपिटल है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है जी। चलिए, तो पहले आपको करंट न्यूज़ बताता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा आपको हिस्टोरिकल एंगल में लेके जाऊंगा। ऐसा है, समस्या ये है कि श्रीलंका ने अपने हाई कमिश्नर को दिल्ली में डेजिग्नेट किया है। काफ़ी समय से वहाँ के जो हाई कमिश्नर की जो पोस्ट थी वो खाली पड़ी हुई थी, 1 साल के लगभग। क्योंकि कोविड की वजह से, और समझ लीजिए आप, या फिर हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी, कनेक्टिविटी अच्छी नहीं थी, तो वो पोस्ट खाली पड़ी हुई थी। फाइनली वो पोस्ट भरी जाएगी, तो वहाँ के हाई कमिश्नर जो हैं वो अभी अपॉइंट किए जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हाई कमिश्नर किसी भी कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव होता है। अगर वो आपकी कंट्री में बैठा हुआ है तो इसका मतलब उस कंट्री की रिप्रेजेंटेशन है वहाँ पे, ठीक है? और दोनों देशों के बीच में जो रिलेशंस होते हैं उसमें हाई कमिश्नर का बहुत बड़ा रोल होता है। आईएफएस ऑफिसर होता है जनरली इंडिया में, जो आईएएस ऑफिसर होते हैं। अगर आप भी आईएफएस ऑफिसर बनते हो तो आप भी एक जो आप सीनियर पोजीशन में पहुंच जाते हो तो आप भी हाई कमिश्नर बन सकते हो, डिप्लोमेट में आप जब जाते हो। तो जो हाई कमिश्नर हैं अभी इंडिया में जो अपॉइंट हुए हैं, इन कई सारे मुद्दे ऐसे होंगे जिनके बारे में रोड मैप तैयार किया गया है, और जहाँ पे हम लोग रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। जैसे फिशरमैन इशू, एफ लिख लेना यहाँ पे, फिशरमैन का इशू हमारे बीच में, जो मछुआरों वाला इशू है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बताऊंगा आपको। कनेक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है? उसके अलावा बुद्धिस्ट, देखिए इंडिया, श्रीलंका हमेशा से ना इंडिया का शुक्रगुजार है, क्योंकि इंडिया की वजह से वहाँ पे बुद्धिज्म वो इंट्रोड्यूस हुआ था। अशोका को पता है, उसने अपने बेटा और बेटी को, अशोका ने भेजा था वहाँ पे एक बोध गया से पेड़ लेके, और उन्होंने वहाँ पे बुद्धिज्म की स्थापना की थी, है ना? आप मुझे ये बता दो कि उनका नाम क्या था? अशोका के जो सन थे और उनकी जो डॉटर थी जो गई थी श्रीलंका में, है ना, बुद्धिज्म को एक्सपेंड करने के लिए, उनका नाम बता दोगे तो मजा आ जाएगा। तो बुद्धिस्ट, अभी क्या आपको पता है अयोध्या में जो है राम टेम्पल लगाया जा रहा है, तो उस राम टेम्पल के लिए जो श्रीलंका में जो सीता टेम्पल है वहां से स्टोन लेके आया जा रहा है, सीता टेम्पल स्टोन। क्योंकि आपको पता है जब रावण उनको किडनैप करके ले गए थे श्रीलंका में, तो जो श्रीलंका में वो अशोक वाटिका में रही थी, है ना? अशोक वाटिका में वहाँ पे टेम्पल है सीता का, काफ़ी बड़ा, आप कभी जाओ तो विजिट करना उसको। पूरा एकदम हिस्ट्री बता रखी है वहाँ पे सीता की। तो वहाँ से स्टोन एस्टेब्लिश किया जाएगा अयोध्या के अंदर। तो ये कई सारी चीज़ें हैं ऐसे इंडिया में। उसके अलावा जो है कुछ समय पहले इंडिया को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था, ईस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट मिला था, जिसमें इंडिया को वहाँ पे कोई पोर्ट वगैरह डेवलप करनी थी। लेकिन 2019 में ये साइन हुआ था, तो पिछले साल इसको वापस ले लिया गया था, इंडिया से छीन लिया गया था, और इसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कुछ चाइनीज कंपनी को दे दिया था, जिसकी वजह से इंडिया थोड़ा सा दुखी था। और वैसे भी वहाँ पे जो राजपक्षा है ना, राजपक्षा, पहले तो राजपक्षा थे, अब इनके भाई हैं, ये इंडिया के साथ इनके खास रिलेशनशिप है नहीं। चाइना का वहाँ पे काफ़ी डोमिनेशन हो गया पिछले कुछ समय से। लेकिन जब इंडिया से ईस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट को वापस ले लिया गया, तो उन्होंने अभी इंडिया को जो है वेस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट दिया है, ऑफर किया है।
और जिसकी वजह से जो है ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म वगैरह वो सब होगा। प्रॉब्लम क्या है इन मेक इन इंडिया और प्रोटेक्शनिज्म की इंडिया में आजकल प्रॉब्लम चल रही है। देखिए, मतलब मुझे तो बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है ये। पहले जब मोदी सरकार आई थी तो मोदी जी दुनिया भर में ट्रैवल करते थे, इंडिया में टिकते ही नहीं थे, और दुनिया भर से इंटरनेशनल कंपनीज को इंडिया में इनवाइट करते थे कि आप आइए इंडिया में, अपनी फैक्ट्री लगाइए, बिजनेस बढ़ाइए। लेकिन आजकल हम लोग क्या कह रहे हैं, प्रोटेक्शनिज्म की बात कर रहे हैं, हम लोग आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं। आत्मनिर्भर का मतलब ये है कि अभी हम लोग अब हमारी खुद की इंडस्ट्री को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम लोगों ने काफ़ी टैरिफ लगा दिए हैं, ट्रेड टैरिफ, जिसकी वजह से इंटरनेशनल कंपनीज इंडिया में आ नहीं पा रही हैं। अभी यूएसए में भी 4-5 दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी कि इंडिया में जो फॉरेन कंपनीज को प्रमोट नहीं किया जाता है। तो सरकार कंफ्यूजन है, सरकार के मन में खुद की पॉलिसीज को लेके। कभी कहते हैं हमारी कंट्री में आओ, कभी कहते हैं हमारी कंट्री में नहीं आओ, आत्मनिर्भर है, मेक इन इंडिया है, प्रोटेक्शनिज्म है। तो थोड़ा सा उस समस्या को लेके भी इंडिया और श्रीलंका के बीच में इश्यूज चल रहे हैं, क्योंकि इंडिया श्रीलंकन कंपनीज को इंडिया में अलाउ नहीं कर रहा है। थोड़ा सा भी आपको मैं रिलेशनशिप के बारे में बता देता हूँ, वो तो करंट न्यूज़ थी। देखिए, ये है इधर इंडिया और ये इधर है तमिलनाडु और ये है श्रीलंका। इसके बीच में अगर आप देखो तो ये है आपका आता है पाक बे, ठीक है, आता है पाक बे, और इधर है गल्फ ऑफ मन्नार। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नॉर्थ में पाक बे है और साउथ में जो है गल्फ ऑफ मन्नार है, ठीक है जी। और इसके बीच में देखो, आप यहाँ पे देखोगे तो ये आता है आपका पंबन आइलैंड, ठीक है, ये आपका आता है पंबन आइलैंड, और ये आता है रामेश्वरम। और इधर आता इस ये जो ब्रिज जोड़ता है, ठीक है, जो राम की सेना ने बनाया था, ये ब्रिज है, इसे कहा जाता है एडम्स ब्रिज, ठीक है। और जो यहाँ पे आपके नजर है ना कच्चा तवीदू, ये एक आइलैंड है, छोटा सा आइलैंड है, जिसको लेके बहुत सारी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है थोड़ा बता देता हूँ आपको। ये जो आइलैंड है ना, इंडिया ने 1974 में वो श्रीलंका को दे दिया था कि इसको आप रखिए, मछली वगैरह पकड़िए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कोई इंसान नहीं रहते हैं, इंडिया ने सिर्फ इनको एक टेरिटोरियल राइट दिया था कि आप रख लीजिए इसको, एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए। अब इंडिया के जो फिशरमैन हैं वो हिस्टोरिकली यहाँ तक फिशिंग करते थे, और इंडिया में जो फिशरमैन है वो उनके पास ना बड़े बड़े ट्रॉलर्स होते हैं, लेकिन जो श्रीलंका के जो फिशरमैन होते हैं उनके पास छोटे छोटे ट्रॉलर्स होते हैं। तो इंडिया के ट्रॉलर ज़्यादा मछली पकड़ लेते हैं। अब रिसोर्सेज तो यहाँ पे लिमिटेड हैं, और यहाँ पे तमिलनाडु में जो कोस्टल एरिया में रहने वाले लोग हैं और श्रीलंका में जो रहने वाले लोग हैं, भैया इनका मेजर लिवलीहुड ही फिशिंग है। तो इंडिया के जो ट्रोलर्स हैं ना, वो श्रीलंका के वाटर्स में बहुत बार एंक्रोचमेंट कर लेते हैं, और वो यहाँ से फिश पकड़ के लेके आते हैं, और इतनी फिश पकड़ लेते हैं कि श्रीलंका वालों के लिए, बेचारों के लिए कुछ बचता ही नहीं। और जिसकी वजह से बहुत बार श्रीलंका की जो नेवी है, इनके कोस्ट गार्ड हैं, वो इंडियन फिशरमैन को अरेस्ट कर लेते हैं। तो ये जो आपका कच्चा तीवी है ना, ये आइलैंड को तमिल लोग कहते हैं कि हम लोग हिस्टोरिकली इस आइलैंड को अपना मानते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे हिस्टोरिकली फिशिंग करते रहे हैं। और श्रीलंका कहना है कि नहीं ये मेरा है, ये आपका नहीं है। वैसे भी इंडिया ने उसको दे दिया था, और बाद में श्रीलंका ने कहा कि यहाँ पे एक छोटा सा चर्च है कोई, ठीक है, वो कहा कि ये चर्च हमारा है, वो सारा करके कंट्रोवर्सी है। तो इस पूरी चीज़ को लेके है, थोड़ा सा बस आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कि यहाँ पे ये पाक बे है, और इधर जो है वो गल्फ ऑफ मन्नार है। इट्स ऑल्सो मरीन बायोडाइवर्सिटी है ना, रिजर्व इंडिया में गल्फ ऑफ मन्नार, इंपॉर्टेंट है ये। और सरकार ने कई बार कोशिश की है, जब वाजपेयी की सरकार थी उन्होंने भी कोशिश की थी कि अभी हम लोग यहाँ से एक पुल बनाएं, लेकिन वो बन नहीं पाया, क्योंकि वो रिलीजियस रीजन और इकोलॉजिकल रीजन उन सब की वजह से। तो हम लोगों को अगर जाना होता है, अगर आपको मान लो यहाँ से तूतीकोरिन से अगर आपको कलकत्ता जाना है, तो आपको पूरे श्रीलंका को ऐसे क्रॉस करके जाना पड़ता है, आप यहाँ से नहीं जा सकते अगर आपके पास शिप जो है बड़ा है, क्योंकि ये काफ़ी शैलो सी है, यहाँ पे मतलब ज़्यादा गहराई नहीं है, तो बड़े बड़े शिप इसको क्रॉस नहीं कर सकते। तो अटल बिहारी की सरकार ने सोचा था कि हम लोग यहाँ से निकलेंगे और चले जाएंगे, लेकिन वो प्रोजेक्ट बंद हो गया, क्योंकि रिलीजियस पर्पस, इकोलॉजिकल पर्पस, वो सब की सब। अभी शायद इसके ऊपर अक्षय कुमार की भी एक मूवी आ रही है ना, राम सेतु करके, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत बताया जाएगा। और अमेरिकन कोई साइंस ऑफ सोसाइटी करके कुछ थी, उसने कई सालों तक एक डॉक्यूमेंट्री की, साइंटिफिक रिसर्च की, और उसने ये पाया कि ये जो एडम ब्रिज है ये एक्चुअली मैन मेड है। इसको एक्चुअली में कुछ हजार साल पहले इंसानों के द्वारा बनाया गया था। तो जिससे वो कंट्रोवर्सी जो है काफ़ी साफ हो जाती है कि जो राम ने इसको बनाया था कि नहीं बनाया था। अभी काफ़ी साइंटिफिक एविडेंस हैं, सैटेलाइट इमेजरी हैं, साइंटिफिक एविडेंस है, जो एक्चुअली में बताते हैं
कि ये ह्यूमन मेड है। एक समय ऐसा हुआ करता था कुछ हजार साल पहले कि जब ये समुद्र का जो पूरा लेवल है वो सी लेवल ये नीचे हुआ करता था 200 150 से 150 200 मीटर के लगभग, और उस टाइम पे ये जो पूरी लैंड थी ना वो विजिबल थी, लोग आराम से इसको जो है पार करके जा सकते थे ओवर फुट एज वेल। तो उस समय में ये ब्रिज बनाया गया होगा कभी, अब ये राम ने बनाया है वो एक अलग बात है, वो तो हमें नहीं पता, लेकिन ये ब्रिज जो यहाँ पे बना है ना, दैट ब्रिज इज मैन मेड, ऐसा अभी प्रूफ हो चुका है। एनीवेज वो थोड़ा आप लोग हिस्ट्री में थोड़ा गूगल वूगल कर लोगे जाके, आपको वैसे ही पता चल जाएगा। बट या दैट इज ऑल फॉर द डे हेयर। इंडिया श्रीलंका के बारे में रिलेशनशिप, क्योंकि 1956 के बाद से जो है, जब 40s में श्रीलंका जो आज़ाद हुआ तो उसके बाद सिन्हलीज लोगों को यहाँ पे ज़्यादा जो है तवज्जो दी गई, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स थे ना वहाँ पे, तो ब्रिटिशर्स के राज में उनके समय में जो वहाँ पे जो तमिल लोग थे वो बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरस थे, क्योंकि उनके पास एजुकेशन थी, उनके पास पढ़ाई थी, पैसा था, उनके पास सरकारी नौकरी भी हुआ करती थी। लेकिन बाद में जब इंडिपेंडेंस मिला श्रीलंका को तो उन्होंने तमिल्स को इग्नोर करना शुरू कर दिया और सिन्हलीज लोगों को जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद फिर कुछ ऐसे कानून बनाए गए श्रीलंका के अंदर जिसमें तमिल लोगों को बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था हर समय। तो उस डिस्क्रिमिनेशन के रिएक्शन में 1976 में लिट्टे को बनाया गया, लिबरेशन टाइगर ऑफ द तमिल इलम, इसको बनाया गया। और अगर आपने वो देखा हो फैमिली मैन का जो सेकंड सीजन आया है उसमें भी इसके बारे में काफ़ी कुछ दिखाया गया है ना, तो आप वो सीजन भी देख सकते हो अगर आपको थोड़ा इसकी इन्फॉर्मेशन जाननी है। तो उसको बनाया गया। फाइनली बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ 1983 में, सिविल वॉर स्टार्ट हो गया, क्योंकि जो लिट्टे थे वो अलग कंट्री की डिमांड कर रहे थे कि जो तमिल डोमिनेटेड एरिया है दिस शुड बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द श्रीलंका, और इसको इन्होंने नाम दिया था तमिल ईलम, कि इसे तमिल ईलम बनाएंगे, दिस शुड बी अ सेपरेट तमिल कंट्री। और जिसको लेके वहाँ पे फिर वो बहुत सारे दिक्कतें हुई, सिविल वॉर चल रहा था। फाइनली 2009 में श्रीलंका की जो आर्मी है उन्होंने ऑल आउट वॉर हुआ लिट्टे के साथ, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई। ठीक है, उससे पहले भी जो 1983 में वो हुआ था, राजीव गांधी की सरकार थी उस टाइम पे, राजीव गांधी की सरकार ने श्रीलंका से जो है अकॉर्ड किया था 1987 में, और हम लोगों ने पीस कीपिंग फोर्स भी भेजी थी श्रीलंका के अंदर। वो एक बहुत हिस्टोरिकल मैटर है। इंडिया श्रीलंका के रिलेशनशिप के बारे में कभी पढ़ेंगे तो एक दो घंटे का वो टॉपिक रहता है, तो उसके बारे में कोशिश करेंगे। लेकिन उस टाइम पे 13 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था जिसके अंदर तमिल लोगों को कुछ ऑटोनॉमी दी जानी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं दी गई। उसके बाद कई सारी दिक्कतें हुई, क्योंकि जब उन्होंने जो लिट्टे के अगेंस्ट में जब वॉर हुआ तो उस टाइम पे जो श्रीलंका की आर्मी है उन्होंने बहुत ज़्यादा वायलेंस किया, बच्चों को मारा, रेप किए गए औरतों के, बहुत बहुत दिक्कतें हुई, जिसकी वजह से ह्यूमन राइट जो कमीशन है यूएन के अंदर, आज भी वो श्रीलंका की आर्मी के ऊपर बहुत सारे केस उन्होंने चला रखे हैं। ठीक है, और इंडिया ने जो है वो सपोर्ट किया था उस समय में यूनाइटेड नेशन का, जिसकी वजह से 2012-2013 के बाद इंडिया श्रीलंका के रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब होने शुरू हो गए। उससे पहले हमारे रिलेशन ठीक हुआ करते थे, लेकिन 2012-13 के बाद श्रीलंका जो है वो चाइना की झोली में चला गया, और आज वहाँ पे चाइना का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया है। चलिए जी, तो खबर मेरे ख्याल से थोड़ी लंबी हो गई, एनीवेज आगे थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। इंडिया जो है अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट है। इंडिया 2 साल के लिए यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनाया गया। आपको पता है कि यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 15 मेंबर होते हैं। इन 15 मेंबर में से 5 परमानेंट होते हैं, है ना, और 10 जो है वो नॉन परमानेंट होते हैं। अभी इंडिया इन 10 में है, नॉन परमानेंट में है, क्योंकि इंडिया का परमानेंट मेंबर तो नहीं है। वो तो 5 कंट्री हैं, कौन कौन सी हैं? यूएसए है, मतलब जो वर्ल्ड वॉर में जीत गई थी, यूएसए है, आपका यूके है ना, फ्रांस है, चाइना है और रशिया है। ये हैं 5 परमानेंट, उसके अलावा 10 नॉन परमानेंट होती हैं। इंडिया अभी 2 साल के लिए 2021 और 2022 के लिए नॉन परमानेंट मेंबर चुना गया है, इन 15 के कंट्री के पास जो है वो अल्फाबेटिकली प्रेसिडेंसी आती है एक एक महीने के लिए। तो इंडिया के पास अभी आई है प्रेसिडेंसी, तो अगस्त के महीने में इंडिया प्रेसिडेंट रहेगा, और 2022 दिसंबर में जो है इंडिया फिर से प्रेसिडेंट बनेगा। तो कई ऐसे मुद्दे हैं यहाँ पे जो इंडिया उठाने वाला है। मैरीटाइम सिक्योरिटी, बेसिकली 3 चीज़ों पे हम लोग फोकस करेंगे: मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और पीस कीपिंग फोर्सेज। जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से पीस कीपिंग फोर्सेज जाती हैं उसमें इंडिया जो है वो एक मेजर कंट्रीब्यूटर यहाँ पे होता है। उसके अलावा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और यूनाइटेड नेशन के बीच में सिनर्जी बनाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इंडिया को पता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की वजह से हम लोग पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रख सकते हैं। ठीक है,
उसके अलावा इंडिया एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च करने का सोच रहा है जिसे कहा जाएगा यूनाइट अवेयर। ठीक है, इसकी वजह से जो इम्प्रूव सिचुएशन जो अवेयरनेस होता है पीस कीपर्स के लिए, उसको हम लोग ट्रैक कर सकते हैं, उनको ग्राउंड की रिपोर्ट भेज सकते हैं। जैसे मान लो सपोज करो आप इंडिया से यूनाइटेड नेशन का कोई पीस कीपिंग मिशन है, अगर वो सूडान जा रहा है, मान लो सूडान, ठीक है, तो पहले से ही उनको वहाँ की टेरिटरी के बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में, वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग के बारे में पता होना चाहिए। तो इस ऐप के थ्रू वो पता चल सकता है, जिसकी वजह से हमारे जो पीस कीपर जो है ना वो भी प्रोटेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा इंडिया इजराइल और पैलेस्टाइन रिलेशन, सीरिया, लीबिया, इराक, अफगानिस्तान, इन सारे मुद्दों पे भी चर्चा की जाएगी। जो यूनाइटेड नेशन है उसके अंदर 6 जो है उसकी प्रिंसिपल ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें से एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी होता है। उसमें जैसे आपका आईसीजे हो गया है ना, जनरल जो काउंसिल हो गई है ना, वो कई सारे 6 ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें से एक ये सबसे इंपॉर्टेंट यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का ही होता है। इसके पास ही अथॉरिटी होती है कि जो भी यूनाइटेड नेशन के अंदर मेंबर स्टेट्स होते हैं उनके ऊपर ये डिसीजंस को बाइंड कर सकता है। अगर किसी कंट्री के अगेंस्ट सैंक्शंस लगाने हैं, जैसे ईरान के और नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट में सैंक्शंस लगा रखे हैं, तो वो सैंक्शंस भी यूएनएससी ही अप्रूव करता है। ठीक है, तो और किसी नए मेंबर को ऐड करना है वो भी यही करता है। जैसे मान लो ताइवान है ना, ताइवान आज भी यूनाइटेड नेशंस का मेंबर नहीं है, क्योंकि चाइना उसको वीटो कर देता है। तो वीटो पावर के बिना यहाँ पे कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता। अगर किसी कंट्री ने मना कर दिया तो वो उसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। चलिए, अगली जो न्यूज़ आती है वो आती है हर्ड इम्यूनिटी को लेके। भैया सीरो सर्वे के बारे में मैं आपको पहले भी क्लास में कई बार करवा चुका हूँ। इंडिया में सीरो सर्वे का मतलब होता है कि हम लोगों का ब्लड टेस्ट लेते हैं, उस ब्लड टेस्ट में ये देखते हैं कि क्या इस ब्लड में एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी का मतलब अगर पाई जाती है तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान पहले इन्फेक्टेड हो चुका है वायरस से, इन्फेक्टेड होने के बाद रिकवर भी हो चुका है। क्योंकि इन्फेक्टेड होकर अगर आप रिकवर हो जाते हो तो आपके बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बन जाती है। तो इंडिया में ये सीरो सर्वे किया है, जिसमें पाया गया कि लगभग 68% लोग इंडिया में उनके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी हैं, मतलब वो इम्यून हो चुके हैं। और 25% पॉपुलेशन इंडिया की टोटली वैक्सीनेटेड हो चुकी है, मतलब एक डोज तो मिल चुकी है कम से कम। 7 या 8% जनता को दोनों डोज मिल चुकी हैं, 25% लोगों को सिर्फ एक ही डोज मिली है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या इंडिया में थर्ड वेव आएगा कि नहीं आएगा। तो इन्होंने उसी डाउट को क्लियर किया है। इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात तो ये जो डेटा है ये यूनिफॉर्म नहीं है पूरी कंट्री में, किसी स्टेट से डेटा ज़्यादा लिया गया है, किसी स्टेट से डेटा कम लिया गया, तो इसके अंदर एरर होने के चांसेस हैं। और हमें यह भी नहीं पता कि जो लोगों के अंदर एंटीबॉडीज बनी है वो कितने समय के लिए बनी है ना। हो सकता है वो 1 महीने में फिर से खत्म हो जाए, हो सकता है वो 2 महीने में खत्म हो जाए, तो ऐसा हम लोग नहीं कह सकते। और खासकर जो सीरो सर्वे किया जाता है ये 2 प्रोटीन्स को ही आइडेंटिफाई किया जाता है, न्यूक्लियोलैप्सिड और द स्पाइक। अब उसके अलावा दूसरे प्रोटीन भी हो सकते हैं। तो ये सीरो सर्वे से ये क्लियर नहीं है पहली बात कि क्या ये हमें प्रोटेक्ट कर सकता है वायरस से या नहीं कर सकता, बिकॉज डेटा यूनिफॉर्म नहीं है और बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन भी हम लोगों ने डीप में यहाँ पे हम लोग नहीं गए हैं। ठीक है, हर्ड इम्यूनिटी की जो थ्रेशोल्ड होती है, ऐसा माना जाता है 85% लोग अगर इम्यून होते हैं तो हर्ड इम्यूनिटी हमें मिल जाती है। मतलब उसके बाद हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है कि हर्ड का मतलब होता है भीड़, ग्रुप, सोसाइटी में लार्ज, है ना, कि जब वो लोग इम्यून हो जाते हैं वायरस से, जब वायरस ज़्यादा ट्रांसमिट नहीं हो सकता, तो उसके लिए कम से कम 85% लोगों को एंटीबॉडी डेवलप करनी पड़ेगी। लेकिन अभी कितनी है? ओनली 68। तो पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कितना गैप है इनके अंदर। तो थर्ड वेव अभी भी आ सकती है। कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि शायद ना भी आए, लेकिन इनका कहना है कि भैया थर्ड वेव आ सकती है, इसलिए आप मास्क वगैरह पहन के रखें और अपनी टेक केयर करें। और जहाँ तक इम्यूनिटी की बात होती है, इम्यूनिटी कई तरह की होती है। एक इम्यूनिटी होती है वो नेचुरल इम्यूनिटी होती है, इन्नेट बोलते हैं जिसको, इन्नेट। और एक इम्यूनिटी होती है जो अक्वायर्ड होती है, जैसे जैसे वैक्सीन, है ना, ये हम अक्वायर करते हैं एक्सटर्नली। और एक होती है इन्नेट जो आपकी बॉडी में ऑलरेडी होती है, आप जब पैदा होते हो तो आपकी बॉडी में अपने आप ही होती है। जैसे मान लो आपके कई सारे ऐसे डिसीज हैं जो कुत्तों में पाए जाते हैं, वो हमारे अंदर नहीं पाए जाते क्योंकि हम उसके लिए इम्यून होते हैं। कई ऐसे डिसीज होते हैं जो कैट्स को नहीं होते, जो डॉग्स में पाए जाते हैं। तो ये इनेट इम्यूनिटी होती है। एक होती है अक्वायर्ड जो आपको बाहर से लेनी पड़ती है, जैसे वैक्सीन, ये भी एक तरह का अक्वायर्ड इम्यूनिटी ही होती है ना। तो
थोड़ा सा बस यही बताना था आपको, इसके बारे में कोई ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप, और देखिए वैसे भी थर्ड वेव का हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, है ना। उसके बारे में भी तो नहीं कह सकते ना, नया वेरिएंट आएगा तो वो कितना स्ट्रोंग होगा। तो भैया आप ये मत मान के चलिए कि हर्ड इम्यूनिटी हो गई है और आपको आप इन्फेक्ट नहीं होंगे। बहुत सारे लोग अभी भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं जिनको वैक्सीन लग चुकी है। तो वैक्सीन लगने का मतलब ये नहीं कि आप इन्फेक्टेड नहीं होंगे, वैक्सीन से आपको बस प्रोटेक्शन मिल सकती है, आप सीवियर सिम्टम्स आपको नहीं आएंगे, दैट्स इट। चलिए अगली जो न्यूज आती है वो आती है सन से आती है। भैया सन और प्लैनेट में क्या फर्क होता है, अगर कोई आपको पूछे। भैया सन जो है खुद की एनर्जी एमिट करता है, और वो एनर्जी कहाँ से आती है, वो आती है आपकी न्यूक्लियर फ्यूजन से, है ना, और न्यूक्लियर फिजन से। वैसे तो इसके अंदर दोनों ही होते हैं, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आप न्यूक्लियर फ्यूजन ही लिखोगे जब भी लिखोगे। न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब होता है कि जब दो हाइड्रोजन के एटम्स मिलके एक हीलियम एटम बनाते हैं, बड़े व स्ट्रोंग, मतलब जब स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो लार्जर मॉलिक्यूल बनाते हैं, बेसिकली दैट इज द मीनिंग ऑफ फ्यूजन, ठीक है। हाइड्रोजन हीलियम का नहीं, हीलियम हीलियम का भी होता है, कार्बन कार्बन का भी होता है, कई तरह के न्यूक्लियर फ्यूजन होते हैं। एनीवेज, तो बात यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं मिड लाइफ क्राइसिस की। देखिए मिड लाइफ क्राइसिस क्या होता है, ये जनरल सी टर्म होती है। जब कोई आदमी 35 ईयर्स का या 45 ईयर्स का हो जाता है ना, फिर वो सोचने लगता है अपनी ज़िंदगी में। एक दिन अकेला बैठ के सोचेगा कि यार मैं ज़िंदगी में क्या कर रहा हूँ, आधी ज़िंदगी मेरी चली गई है, आधी मेरी बची हुई है, आधी ज़िंदगी में मैंने कुछ उखाड़ा नहीं, अब आखिरी ज़िंदगी में मैं क्या ही करूँगा। तो आदमी जब 45 का हो जाता है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन उसके दिमाग में आना बहुत लाजमी सी बात होती है, क्योंकि इसकी आधी लाइफ जा चुकी होती है। तो वो सोच में पड़ जाता है कि क्या उसने जो सोचा था लाइफ में वो पाया कि नहीं पाया, और आने वाली लाइफ में वो क्या कहाँ जाएगा, क्योंकि वो बूढ़ा हो रहा होता है, जवानी उसकी जा चुकी होती है। उसे कहा जाता है मिड लाइफ क्राइसिस। तो आदमी ना दुखी रहने लगता है। ऐसे ही यही टर्म यूज की गई है सन के लिए। सन का भी मिड लाइफ क्राइसिस आ चुका है, मतलब हमारा सन जो है वो 4.6 बिलियन ईयर ओल्ड है, और इतने ही साल और जिएगा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा लाइक ऑल अदर सन्स। ये जो है रेड जायंट बनेगा या व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, वो सारी की सारी चीजें हैं, आप एनसीईआरटी में पढ़ सकते हो अपनी 11th स्टैंडर्ड की। बट एनीवेज, तो सन का जब मिड लाइफ क्राइसिस आ चुका है, मतलब इसकी आधी एज जा चुकी है, तो ये बड़ा सा अजीबो गरीब बिहेव कर रहा है। अब हमें सन देखे, किसी भी सन की जो है, मतलब किसी भी स्टार की, सन इज ऑल्सो स्टार, क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ एंड द, है ना। तो उसकी एज हमें कैसे पता चलती है, उसके दो तरीके होते हैं। रेडियो एक्टिव डिके ऑफ द ओल्ड मीटेओराइट्स, जो बहुत पुराने मीटेओराइट होते हैं, जो सन से भी पुराने होते हैं, उनका हम लोग रेडियो एक्टिव डिके जो है टेस्टिंग करते हैं। उनके अंदर जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, यूरेनियम वगैरह, उनकी डिके करते हैं, कार्बन टेस्टिंग करते हैं। उससे पता लग सकता है कि उनकी एज कितनी है, क्योंकि यूनिवर्स जनरली ये सारे एक ही मटेरियल से बना हुआ है, चाहे वो सन हो चाहे कुछ भी हो, है ना। तो उसकी एज कर सकते हैं। दूसरा एक और तरीका होता है जिसे कहा जाता है गायरोक्रोनोलॉजी। गायरोक्रोनोलॉजी, इसकी वजह से जो डिस्टेंट स्टार होते हैं, बहुत दूर होते हैं, उनकी एज पता लगाई जा सकती है कि उनके अंदर जो हीट होती है, जो उनका टेम्परेचर होता है ना, जो उनका टेम्परेचर होता है, उनके अंदर हीट होती है, और उनकी जो रोटेशन होती है, और उनका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, इन चीजों के थ्रू हम उनकी एज का पता लगा सकते हैं, जिसे कहा जाता है गायरोक्रोनोलॉजी। क्योंकि रोटेशन और एज के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। जैसे जो छोटा बच्चा होता है वो तो खूब कूद फांद करता है, दौड़ता भागता रहता है, कि उसके अंदर बहुत एनर्जी होती है, वो बहुत रोटेट करता है, भागता रहता है, मूवमेंट करता है। आप थोड़े से यंग होने लगते हो तो आपकी मूवमेंट कम हो जाती है। जब आपकी उम्र बढ़ जाती है, बूढ़े हो जाते हो या आपकी ओल्ड एज में चले जाते हो, तो आपकी मूवमेंट बहुत कम हो जाती है। ऐसा ही स्टार्स के साथ भी देखा गया है कि जैसे जैसे स्टार बूढ़े होते हैं, उनकी एज होती है, तो उनका रोटेशन रेट जो है वो कम होने लगता है, एंगुलर मूवमेंट उनकी कम हो जाती है। क्योंकि जो सन से, जैसे ये सन है, तो इसका जो ये बाहर वाला आपको एरिया दिख रहा है ना, इसे कहा जाता है कोरोना। और कोरोना से निकलती है हीट, यहां से निकलती हैं हीट वेव्स, और जो हीट वेव निकलती है ना, उसकी वजह से अर्थ का, सन का रोटेशन जो है थोड़ा सा स्लो हो जाता है, स्लो हो जाता है, ठीक है। बस उसमें यही कहा गया है कि जो ये आपकी जो वेव्स निकलती हैं, विंड निकलती हैं, जिसे मतलब सोलर विंड मैंने बोल दिया है, इसकी वजह से उसका जो सन की जो एंगुलर मूवमेंट है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, और उसकी वजह से इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी थोड़ा सा वीक हो जाता है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि सन जो है वो बूढ़ा हो रहा है। तो सन के मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रोंग होने से और वीक होने से हम ये बता सकते हैं कि सन की जो रोटेशन है वो कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, ठीक है। और इसी मेथड का यूज किया जाता है
गायरोक्रोनोलॉजी में। तो ये एक सिंपल सी टर्म है और इस टर्म का आपको पता होना चाहिए, पूछेगा एग्जाम में अब आपसे कि गायरोक्रोनोलॉजी इज रिलेटेड टू व्हाट, तो आपको पता होना चाहिए दिस इज रिलेटेड टू द फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द एज ऑफ द स्टार्स। ठीक है, वही है बस, ये सारे का सारा मामला। थोड़ा सा आप इसको पढ़ सकते हो, पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा हल्का फुल्का। और इसको कहा जाता है मैग्नेटिक ब्रेकिंग भी इसको बोलते हैं, कि मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से या वीक होने की वजह से उसकी रोटेशन के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक ब्रेकिंग। ब्रेक किसको ब्रेक कर रहे हो आप जब बाइक को चलाते हो तो ब्रेक मारते हो ना, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। ऐसे ही मैग्नेटिक ब्रेकिंग भी एक टर्म होती है कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जब सन की जो रोटेशनल स्पीड है वो कम होने लगती है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक ब्रेकिंग। मैग्नेटिक ब्रेकिंग, ठीक है। तो बस थोड़ा सा यही आप इसको देख सकते हो, पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा। अगला जो टॉपिक आता है वो आता है डिजिटल करेंसी को लेके। देखिए भैया, जो बिटकॉइन है, एथीरियम है ना, ये सारे के सारे डिजिटल करेंसी हैं और कोई भी इनको कंट्रोल नहीं करता। लेकिन जैसे आपके हाथ में जो पैसा होता है, नोट होता है 10 रुपए 20 रुपए के, इसको कौन कंट्रोल करता है? इसको कंट्रोल करता है आरबीआई। ऐसे ही जो अमेरिका के अंदर जो डॉलर होता है उसको वहां का सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है। लेकिन जो डिजिटल करेंसी होती है इसका कोई भी कंट्रोल नहीं करता। तो अभी, पहले भी मैं इस टॉपिक को करवा चुका हूं आपको, अभी क्या है, हमारी जो सेंट्रलाइज्ड एजेंसीज हैं, जैसे जो आरबीआई है, जो गवर्नमेंट है, वो अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की बात कर रही है, क्योंकि डिजिटल करेंसी के बहुत सारे फायदे होते हैं। डिजिटल करेंसी के प्रोज एंड कॉन्स में आपको करवा चुका हूं कुछ दिन पहले, एक आर्टिकल हम लोगों ने किया था। इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं? प्रोज में जैसे ट्रांजैक्शन बहुत फास्ट हो जाती है, रियल टाइम हो जाती है, ट्रेडिंग बढ़ जाएगी और आरबीआई का खर्चा कम हो जाता है जो प्रिंटिंग वगैरह करने में आता है। कॉन्स में भी हम लोगों ने कई सारी चीजें इसमें की थी, हैकिंग वगैरह हो सकती है, वो सारी चीजें, है ना। तो अभी चाइना का बैंक, अमेरिका का बैंक, ब्रिटेन का बैंक, वो लोग हैं जो है कभी भी अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च कर सकते हैं। तो इंडिया क्यों पीछे रहे? जब सारी दुनिया में ही डिजिटल करेंसी लॉन्च की जा रही है तो इंडिया भी पीछे नहीं रहेगा। बहामस दुनिया का पहला ऐसा कंट्री है जिसने अपना खुद का सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च की है। ये डिजिटल करेंसी जो है वो हमारे बिल्कुल नॉर्मल जो कैश होता है ना वैसी ही होती है, उसको आरबीआई ही उसको रेगुलेट करता है और आरबीआई के द्वारा ही उसको बैक किया जाता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कैश आपकी पॉकेट में होता है और डिजिटल करेंसी आपके मोबाइल फोन में होती है, बस इतना ही फर्क होता है, अदरवाइज इसमें कोई भी फर्क नहीं है। हाँ, ये जो आपका डिजिटल करेंसी होगा इसमें ट्रांजैक्शन थोड़ी फास्ट होती हैं, ठीक है, रियल टाइम होती हैं, वो थोड़ा फर्क है। अदरवाइज एवरीथिंग इज जस्ट लाइक द नॉर्मल कैश। आरबीआई इज गोइंग टू रेगुलेट इट, कंट्रोल इट एंड कंट्रोल इवन सप्लाई ऑफ इट, ठीक है, कोई फर्क नहीं है। और इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। जैसे आपके हाथ में जो नोट होता है 200 रुपए का, 2000 रुपए का, उसकी भी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। लेकिन जो आपके जैसे गोल्ड होता है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। देखिए, गोल्ड की अपनी खुद की एक कीमत है, लेकिन जो आपके हजार में 2000 का नोट है उस नोट की कोई कीमत थोड़ी है, वो तो एक पेपर है ना, जस्ट उसके ऊपर 2000 रुपए लिख दिया गया है, इसीलिए उसकी वैल्यू है। अगर उसको ऊपर 2000 रुपए नहीं लिखा हो तो इट इज जस्ट अ पेपर। लेकिन सोना ऐसा नहीं होता है। गोल्ड, गोल्ड का जो कॉइन होता है, उस गोल्ड कॉइन की अपनी खुद की एक वैल्यू होती है उस मेटल की, इसे कहा जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर आप उस, जैसे मान लो गोल्ड है, उस गोल्ड के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है 100, अगर आप इसको मेल्ट भी कर दोगे ना तब भी उसकी उतनी ही वैल्यू रहेगी। लेकिन 2000 रुपए नोट को आप जला के देखो, उसकी वैल्यू है क्या? बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसकी राख की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। लेकिन मेटल की खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। ऐसे ही डिजिटल करेंसी की भी कोई खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है दोस्तों, ठीक है। जैसे गेहूं, आटा, चावल, इन सब की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, किसी हम खा सकते हैं, पहन सकते हैं, यूज कर सकते हैं, है ना। लेकिन जो रुपी होता है उसको तो नहीं कर सकते। तो एक्चुअली लोग एक्सेप्ट क्यों करते हैं डिजिटल? आपको क्या लगता है लोग बिटकॉइन को एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं? देखिए, बिटकॉइन के कोई भी दुनिया की सेंट्रल बैंक जो है उसको एक्सेप्ट, वो उसको कंट्रोल करता नहीं है, फिर भी लोग बिटकॉइन को एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं? सोचने की बात है। क्योंकि बिटकॉइन एक्सेप्ट लोग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि बिटकॉइन लोगों का सेंट्रल बैंक से विश्वास उठ गया है, अपने आरबीआई से जो है फेडरल रिजर्व वगैरह से लोगों का विश्वास उठ गया। लोग इसीलिए जो है वो डिजिटल करेंसी की तरफ जा रहे हैं। तो डिजिटल करेंसी को कोई भी कंट्रोल नहीं करता और किसी भी करेंसी को इसलिए एक्सेप्ट किया जाता है क्योंकि दूसरे लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। इट इज जस्ट अ ट्रस्ट। अगर आप 2000 रुपए में ट्रस्ट कर रहे हो और मैं भी 2000 रुपए में ट्रस्ट कर रहा हूं तो हम उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन सपोज करो आपके हाथ में 2000 रुपए का नोट आ रहा, आप चले गए पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे बिकॉज दे डू नॉट ट्रस्ट दिस 2000 रुपीज।
समझ रहे हो आप? लेकिन डॉलर को हर कोई एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि एवरीबडी ट्रस्ट डॉलर, है ना? चाइना में आप 2000 रुपए का नोट लेके चले जाओगे तो वो थोड़ी एक्सेप्ट करेंगे उसको, बिकॉज दे डू नॉट ट्रस्ट आरबीआई, दे डू नॉट ट्रस्ट आवर, है ना, आवर ओन करेंसी। सो इट इज ऑल अबाउट ट्रस्ट दोस्तों। सिर्फ ट्रस्ट के लिए ही के ऊपर ही मनी चलती है। जब लोगों को उस मनी से ट्रस्ट चला जाता है तो वो मनी भी चलना बंद हो जाती है। इसे कहा जाता है फिएट करेंसी, फिएट करेंसी, ठीक है? इसीलिए लोग डिजिटल करेंसी को एक्सेप्ट करते हैं, बिकॉज हमें आरबीआई में ट्रस्ट है। अगर हमें आरबीआई में ट्रस्ट नहीं होगा तो क्या हम लोग करेंसी को एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जब तक आरबीआई में ट्रस्ट है हमारा, जब तक गवर्नमेंट में ट्रस्ट है, तब तक उस मनी को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है? चलिए, तो क्या ये डिजिटल करेंसी जो है वो रिप्लेस कर देगी नई करेंसी को? देखिए, डायरेक्ट तो रिप्लेस नहीं करेगी, लेकिन इनडायरेक्टली रिप्लेस कर देगी। वाई आर सेंट्रल बैंक्स इश्यूइंग? अब सारे के सारे जो है वो सेंट्रल बैंक्स पगला क्यों गए हैं, करेंसी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, लोग ज्यादा से ज्यादा डिजिटल करेंसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और प्राइवेट करेंसी का जो है अल्टरनेटिव भी हो सकता है। इस अगर हम लोग डिजिटल करेंसी को एक्सेप्ट करते हैं तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी प्रिंटिंग वगैरह की, है ना, और इजीली ट्रैक भी किया जा सकता है। अगर आप कैश पेमेंट करते हो तो उसको ट्रैक नहीं कर सकती है सरकार, लेकिन अगर आप डिजिटल पेमेंट करोगे तो उसको ट्रैक भी किया जा सकता है। लेकिन इसके कुछ रिस्क भी हैं। ये रिस्क इसलिए है कि अगर सरकार डिजिटल करेंसी को लॉन्च करती है तो हो सकता है लोग अपने बैंक से पैसा विड्रॉ कर लें। लोग पैसा बैंक में रखते क्यों है? सेफ्टी के लिए। तो डिजिटल करेंसी तो सबसे सेफेस्ट है, तो लोग बैंक से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। और जब आप बैंक से पैसा विड्रॉ करोगे तो बैंक के पास पैसे की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से लोन वगैरह बैंक नहीं दे पाएगा, क्योंकि लोगों ने बैंक से पैसा निकाल लिया है। हालांकि इसके कई सारे सॉल्यूशंस हैं, कभी बाद में बात करेंगे इसके बारे में और डिटेल में जब जानेंगे, जब ये प्रॉपर एडिटोरियल हम लोग कभी करेंगे। तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, क्या कैसे सरकार इन रिस्क को कम कर सकती है? पहली बात तो सरकार कम कर सकती है कि कोई भी इंसान, इंडिविजुअल, आपके जैसा मेरे जैसा, उसके ऊपर लिमिट लगा सकती है कि वो कितना डिजिटल करेंसी होल्ड करेगा। अगर अनलिमिटेड होगा ना तो देखो, सबसे पहले तो मैं बैंक में भागूंगा। हालांकि मेरे बैंक में कुछ है नहीं पैसे वैसे, लेकिन जितने भी हैं मैं सबको विड्रॉ करूंगा और अपने पैसे को डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट कर दूंगा। तो सरकार कहती है कि सारे के सारे लोग ये ना करें, इसीलिए आप जो है कैप रख सकते हो, एक लिमिट लगा सकते हो लोगों के ऊपर। उसके अलावा अगर आप मास विड्रॉल करते हो तो पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। और आप अगर देखें, लोग बैंक से पैसा तो निकालेंगे ही, तो सरकार क्या कर सकती है, एक्स्ट्रा पैसा प्रिंट करके वो बैंक्स में डाल सकती है। इस तरह की अगर सिचुएशन यहाँ पे होती है तो, ठीक है। तो यही थे आज के आर्टिकल। मैं थोड़ा डिटेल में गया हूँ इसलिए समय भी थोड़ा ज़्यादा लग गया है, बट एनीवेज आपके बेनिफिट के लिए ही करते हैं हम सब ये लोग। चलिए, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री आर्टिकल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हो। देखिए, आर्टिकल को आप यहाँ पे देख सकते हो, पीडीएफ तो खैर आपको मिल ही जाता है, ठीक है। आप इनको भी पढ़ सकते हो, मुझे ऐसा लगता है कि ये भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कुछ टॉपिक इनमें से ऐसे हैं जो नए हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो पुराने ही टॉपिक्स का कंटिन्यूएशन है। एनीवेज जैसा भी रहेगा आप उसको यहाँ पे कवर कर सकते हो। यही है दोस्तों आज के लिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।